कैसे हो रीजरो फैंस। आज मैं तुम्हें रीजरो के कट कंटेंट्स के बारे में समझाने वाला हूँ। पर पहले कुछ लोगों को समझना होगा कि कट कंटेंट मतलब होता क्या है। कट कंटेंट मतलब होता है वो सीन जो मांगा और लाइट नोवेल में तो मौजूद हो बट लेकिन एनिमे में कट कर दिया गया हो। और इसलिए जितने भी रीजरो के कट कंटेंट्स हैं मैं आज तुमको सारे के सारे समझाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट पर है पंक शोज हिमसेल्फ इन द रॉयल कैसल। सीजन 1 में सारी कैंडिडेट रॉयल सिलेक्शन में अपनी अपनी स्पीचेस देती है। हालांकि कैंडिडेट की स्पीचेस का पार्ट नोवेल और एनिमे में काफी ज्यादा डिफरेंट है। नोवेल में सभी कैंडिडेट्स को ज्यादा लंबा बोलने का टाइम मिलता है जिससे उनकी पर्सनैलिटी और डेप्थ दोनों ही क्लियर हो जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तब आता है जब एमिलिया आगे आती है। जैसे एमिलिया स्टेज पर आती है उसको सिल्वर हेयर हाफ एफ कह के ओपनली गालियां दी जाती है। वही रोजवाल भी पब्लिक के साथ फ्लो में चलने लगता है और पब्लिक में एमिलिया के अगेंस्ट बोलता है। वो कहता है एमिलिया कैंडिडेट के लायक है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस इंसिग्निया से चुने हुए 5 लोग चाहिए थे। ये सारी बातें सुन के सुबारू ट्रिगर हो जाता है। वो रोजवाल के सामने स्टैंड लेता है और जब वो पीछे नहीं हटता तो रोजवाल उस पर एक फायर स्पेल चला देता है। लेकिन तभी पंक बीच में आके सुबारू को प्रोटेक्ट करता है। वो उसे सिर्फ प्रोटेक्ट ही नहीं करता बल्कि उस पूरे रूम को अपने आइस मैजिक से ओपनली जमा देता है। उस मोमेंट पे सभी को रियलाइज होता है कि पंक कोई नॉर्मल स्पिरिट नहीं है। और वहीं लोगों के खौफ से हमें पता चलता है कि पंक को बीस्ट ऑफ द एंड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मिकेटो लोव को समझ आता है कि ये एक्चुअली एक प्लान एक्ट था जो कि रोजवाल और पंक ने मिलकर बनाया था। इस एक्ट का असली पर्पस ये दिखाना था कि एमिलिया के पास इतनी पावर है कि वो रूम में सभी लोगों को एक साथ मार सकती है। उसके हाफ एफ होने की वजह से लोग उसको परेशान और मॉन्स्टर समझते हैं पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमिलिया का गोल सिर्फ इतना है कि वो फेयर और ऑनेस्टी के साथ रॉयल सिलेक्शन को कम्पीट करना चाहती है, ना कि अपनी पावर से किसी को डोमिनेट करना। सेकंड पर है फेल्ट इज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग ए लोस्ट मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली। फेल्ट को रॉयल फैमिली का लोस्ट मेंबर माना जाता है। रॉयल कैसल में फेल्ट के बैकग्राउंड को लेके काफी ज्यादा पहले से ही हंगामा हो रहा होता है। लेकिन राइनाइट सभी को एक चीज नोटिस करवाता है। बेसिकली वो फेल्ट के फिजिकल फीचर्स पे फोकस करता है। ब्लॉन्डेड बाल, क्रिम्सन लाल आंखें, ये दोनों चीजें लगुनिका की पुरानी रॉयल फैमिली की पहचान थी। बेसिकली रॉयल फैमिली की जो प्रिंसेस थी उसने एक बेबी को जन्म दिया था। लेकिन जन्म के कुछ टाइम बाद वो न्यूबॉर्न बेबी किडनैप कर लिया गया था। और क्योंकि ये इंसिडेंट लगभग 14 साल पहले हुआ था और इसी रीजन से फेल्ट की एज भी वहीं से मैच होती है, इसलिए स्ट्रॉन्ग सस्पिशियस है कि फेल्ट वही रॉयल फैमिली की लॉस्ट मेंबर हो सकती है। वैसे आर्क 9 में भी इसका थोड़ा बहुत खुलासा हुआ था बट इतना कुछ पता नहीं चला। थर्ड पॉइंट मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंदी में समझाता हूँ। रैम को एल पे सस्पिशियस होने लगता है, वहीं एल को राम के जिंदा होने से क्लियरली डिस्टरबेंस हो जाती है। सीजन 1 में सुबारू और रैम एमिलिया को प्रोटेक्ट करने के लिए मदद ढूंढने बैरियल मेंशन जाते हैं। तब वहां पे दो काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। जैसे वो मेंशन के अंदर एंटर कर रहे होते हैं, रैम अजीब सा फील कर रही होती है जैसे वो किसी को स्मेल कर रही हो और एल के हेलमेट के पीछे वो लगातार घूरती रहती है। थोड़ी देर बाद जब सुबारू अकेला पर्सिला के पास ले जाया जाता है तभी रैम सुबारू को वार्न करती है जो था एल से स्पेशली केयरफुल रहना। बाद में जब सुबारू पर्सिला से मिलके बेहोश हो जाता है तब एल उसे उठाकर बाहर ले जाता है। वहीं पे एक छोटा सा बट क्रीपी कन्वर्सेशन होता है। एल रैम को राम कह के बुलाता है। रैम उसको करेक्ट करते हुए कहती है कि राम उसकी बड़ी सिस्टर है। एल उसका तुरंत जवाब देता है कि क्या तुम्हारी बड़ी सिस्टर अभी भी जिंदा है। जब रैम इसका हाँ में जवाब देती है तब एल के अंदर एक बहुत ही गंदा और डार्क ऑरा निकलता है जिससे रैम और सुबारू दोनों ही शॉक हो जाते हैं। लेकिन तुरंत ही एल अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और एकदम नॉर्मल होते हुए कहता है तुम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाओ, मेरा मूड अभी ठीक नहीं है। जब सुबारू और रैम वहाँ से निकल जाते हैं तब एल खुद से बोलता है ये कोई मजाक है क्या, देख के उल्टी जैसा लग रहा है। फोर्थ पॉइंट है हमारा क्रश हैड क्लोज नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप विद अ लेटर मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली। जब व्हाइट वेल की बैटल की प्रिपरेशन चल रही होती है तब फ्लिक्स क्रुश के पास्ट के बारे में सुबारू को कुछ बताता है। फ्लिक्स कहता है सुबारू से किसी ऐसे पर्सन की याद दिलाता है जो पहले क्रुश की लाइफ का एक बड़ा हिस्सा था। वो इंसान था किंगडम ऑफ लगुनिका का फोर्थ प्रिंस फोरियर लगुनिका जो कि अब जिंदा नहीं है। फ्लिक्स बताता है कि फोरियर बहाना बना बना के क्रुश से मिलने आता था जिससे क्लियरली समझ आता है कि फोरियर को क्रुश पे क्रश था। लेकिन ये रिलेशन रोमांटिक नहीं था, ये ज्यादातर क्लोज और रिस्पेक्टफुल बॉन्ड लगता था। फिफ्थ पॉइंट है सुबारू रैम को कन्फेस करता है कि उसे उस पर क्रश है। जब सुबारू ने क्रुश की लाइट डिटेक्टर डिवाइन प्रोटेक्शन को बाईपास कर लिया तब रैम सुबारू को कहती है कि वो दिल से उस पर पूरा भरोसा करती है। रैम की ये बात सुन के सुबारू फिर से आई लव एमिलिया बोलता है, लेकिन साथ ही वो ये भी ऐड करता है कि जब वो रैम को देखता है तब उसका दिल धड़कने लगता है। थोड़ी नॉर्मल बातचीत के बाद रैम खुद कहती है कि वो सुबारू की सेकंड वाइफ बनने के लिए भी रेडी है और उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 6 पर है व्हाइट वेल के अपेयर होने का पूरा प्लान पेटल यूज नहीं किया था। जब सुबारू ट्रायल के बारे में क्लैरिफिकेशन पूछता है तब
बेटलग्यूज बात शुरू करता है हाईवे के सील होने से। उसके तुरंत बाद वो डायरेक्टली मिस्ट का मेंशन करता है, जो एक्चुअली व्हाइट व्हेल का मेन मेथड है लोगों को ट्रैप करने का। इसलिए क्लियरली हिंट मिलता है कि व्हाइट व्हेल का फ्लूगल ट्री के पास स्पॉन होना कोई एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये तो पहले से बेटलग्यूज का प्लान्ड काम था। 7th क्वेश्चन है, बीएट्रिस कभी रैम को भूली ही नहीं थी। इसको समझने के लिए तुम्हें सीजन 2 देखना होगा, बट ये मैं बता दूं तुम्हें एनिमे में नहीं मिलेगा। ये सीन सीजन 2 का है व्हाइट व्हेल के बैटल के बाद। बैटल के बाद पहला लूप एनिमे में कट कर दिया जाता है और वहीं सेकंड लूप में सुबारू मेंशन तक पहुंचता है। वो बीएट्रिस को छोड़ के सभी को एस्केप करने के लिए कन्विंस करता है। जब सुबारू लाइब्रेरी में बीएट्रिस के पास पहुंचता है तब उन दोनों में एक छोटी सी बातचीत होती है। उस कन्वर्सेशन में बीएट्रिस सुबारू से रैम के बारे में पूछती है। ये मोमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस टाइम तक ब्लैंक लेटर मेंशन तक पहुंच चुके होते हैं और ये ब्लैंक लेटर रैम ने लिखे थे, ना कि सुबारू ने। क्रंचीरोल के ट्रांसलेशन में ये चीज थोड़ी गलत दिखाई गई थी। इस मोमेंट तक पूरी दुनिया रैम को भूल चुकी थी, लेकिन बीएट्रिस उसे नहीं भूली, वो अभी भी उसे याद करती है। थोड़ी देर बाद उन दोनों की बातचीत खराब हो जाती है और बीएट्रिस सुबारू को डोर क्रॉसिंग से अर्लम विलेज भेज देती है। 8 पर है एमिली और पंक की रोजवाल से पहली मुलाकात। ये कट कंटेंट लिया गया है रीजरो के फ्रोजन बोन्ड से। ये सीन है मैकुरिया के साथ लड़ाई के 7 साल बाद का एक पूरा चैप्टर। इस चैप्टर में एमिली अपने घर लौटती है और अंदर एक आदमी को पाती है जो कि उसके मैप को देख रहा है। अचानक एमिलिया के घर घुसने पर पंक और उस आदमी के बीच घमासान लड़ाई हो जाती है, जिसमें एमिलिया का सालों पुराना घर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। आधे दिन तक चली इस लड़ाई के बाद वो आदमी अपना इंट्रो देता है। उसका नाम था रोजवाल एल मैथर्स। वो एमिलिया को एक इंसिग्निया देता है। जब वो इंसिग्निया एमिलिया के हाथ में चमकता है तो रोजवाल उसे समझाता है कि मेरा एक काम है जो कि सिर्फ एमिलिया ही पूरा कर सकती है। वो एमिलिया को जंगल से बाहर आने का एक ऑफर देता है और तो वो उसे एक इनाम से ललचाता भी है। और वो लालच था जंगल के फ्रोजन लोग जो कि आइस में जमे हुए हैं उनको वापस जिंदा करने का। और तुम लोग तो जानते हो एमिलिया कितनी ऑनेस्ट है, इसलिए इस ऑफर को वो एक्सेप्ट कर लेती है। हमारा 9th पॉइंट है, पायरोक्सन क्रिस्टल वेब नोवेल में एग्जिस्ट नहीं करता। वेब नोवेल में पायरोक्सन क्रिस्टल जैसी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि गारफील्ड के पास कोई पायरोक्सन क्रिस्टल जैसी कोई चीज ही नहीं है और साथ ही फ्रेडिका के पास भी कोई भी क्रिस्टल नहीं है। ये क्रिस्टल एनिमे और लाइट नोवेल का ही एक एडिशन है। क्रिस्टल वाली चीज वेब नोवेल में कंसिडर नहीं होती। इस डिफरेंट को समझना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर में एनिमे, लाइट नोवेल और वेब नोवेल का डिफरेंट यहीं से स्टार्ट होता है। 10th पर है, एकेडना को मदर्स फैमिली ने वोल्केनिका के ऑर्डर पर सील किया था, वो भी विच ऑफ एनवी को अपोज करने के लिए। एकेडना खुद बताती है कि उसको मदर्स फैमिली के मैजिक से सील किया गया था और ये सब वोल्केनिका के इंस्ट्रक्शंस पर हुआ था। इसका मेन रीजन ये था कि डिवाइन ड्रैगन, सोर्ड सेंट और सेज इन तीनों को साथ मिलकर विच ऑफ एनवी को सील करने की कोशिश कर सके, लेकिन इनका ओरिजिनली प्लान कुछ और था। इनका पहला प्लान था विच ऑफ स्लोथ सिगमत को सील करने का, लेकिन वोल्केनिका ने ये प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि सिगमत ने वोल्केनिका को कुत्ते की तरह पीट दिया था। नंबर 11 पर है, इमोर्टैलिटी एक्सपेरिमेंट फेल होने से एक पावरफुल र्यूजी कॉपी बनी जिसे रोजवाल के एंसेस्टर ने डिस्पोज किया। जब एकेडना इमोर्टैलिटी का एक हिडन एक्सपेरिमेंट कर रही थी तब र्यूजी ने हमें एक हिडन डिटेल बताई। वो बताती है कि सबसे पहले जो क्लोन बनाया गया था उसमें एकेडना अपनी स्पिरिट डालना चाहती थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया क्योंकि र्यूजी की बॉडी विच ऑफ ग्रिड की सोल को हैंडल करने के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं थी और इस फेलियर के रिजल्ट में एक बहुत ही डेंजरस और अनस्टेबल एग्जिस्टेंस पैदा हुई और तो उसमें एकेडना की पावर का एक हिस्सा भी था। वेल फाइनली इस पावरफुल र्यूजी कॉपी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन ये काम आसानी से नहीं हुआ था। इस प्रोसेस में रोजवाल फैमिली की हेड लेडी रोजवाल, जो कि काफी जनरेशन पहले थी, उसको काफी ज्यादा दुख और मेंटल डिस्टर्बेंस सहना पड़ा। हमारा 12th क्वेश्चन है, एक फेल्ड लूप में सुबारू मरने के बाद भी फिर से खड़ा हो जाता है। ये सीन स्टार्ट होता है जहां वो रैम को ग्लटनी के कारण खो देने के बाद खुद को ही मार लेता है। एनिमे में लास्ट लाइन के बाद ये सीन हमें एक एक्स्ट्रा चीज में दिखाया जाता है। लाइट नोवेल और एनिमे में लास्ट लाइन के बाद ये एक्स्ट्रा चीज होती है। सुबारू की डेड बॉडी वापस खड़ी हो जाती है और वो अजीब तरीके से मूव करने लगती है जैसे एक मैकेनिकल डॉल हो। ये देखकर विलियम शॉक हो जाता है और उस बॉडी पर अटैक करता है, लेकिन तभी शैडो का एक बड़ा सा फ्लूट सुबारू की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद पंक वहाँ पर आता है और वो बताता है कि इन सब के पीछे एक विच का ही हाथ है। इस सीन का एंड होता है पंक और सुबारू के डेड बॉडी के क्लैश के साथ। नंबर 13 पर है, स्टेला एंड द विच ऑफ एनवी आर नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग। देखो आई थिंक ये कोई कट कंटेंट नहीं है, बट फिर भी एक फैक्ट के तौर पे तुम्हें ये सुनना चाहिए। स्टेला और विच ऑफ एनवी ये दोनों ही एक अलग एंटिटीज है। देखो विच ऑफ एनवी एक अलग पर्सनैलिटी है जो कि तब बनी जब स्टेला ने विच फैक्टर कंज्यूम किया, लेकिन स्टेला का शरीर विच ऑफ एनवी के साथ कंपैटिबल नहीं था। अगर हम विचेस की नजरों से देखें तो एकेडना के अलावा सारी विचेस विच ऑफ एनवी से नफरत करती है और स्टेला को पसंद करती है। एकेडना ही एक ओनली पर्सन है जो कि विच ऑफ एनवी और स्टेला दोनों से ही नफरत करती है। नंबर 14 पर है, विच ऑफ एनवी इज बैड बट स्टेला वाज वन हु डिड द बैड थिंग्स।
पॉइंट्स। देखो विच ऑफ एनवी बुरी थी लेकिन बुरा काम करने वाली स्टेला थी। एकेडना कहती है एनवी फैक्टर को जबरदस्ती स्टेला के अंदर डाला गया जो कि उसकी पावर्स के लिए सुटेबल नहीं थी। हालांकि सारी विचेस एकेडना को छोड़ के विच ऑफ एनवी से नफरत करती है और स्टेला को पसंद, लेकिन असलियत में सबसे बुरा काम वही करती है, जैसे कि सारी विचेस को मारना और आधा वर्ल्ड खा जाना। ये सारी चीजें स्टेला की पर्सनैलिटी ने ही की है। नंबर 15 पर है एकेडना एमिलिया की माँ को जानती है और उनके बारे में थोड़ा बोलती है। सीजन 2 में सेकंड ट्रायल खत्म होने पर एमिलिया और एकेडना की बातचीत होती है। ट्रायल खत्म होने पर एकेडना एमिलिया को बताती है कि वो उसकी माँ को जानती है। वो उसे बताती है कि वो एक जिद्दी, घमंडी, इगोइस्टिक और एक स्वार्थी औरत थी। और तो एकेडना ने अपनी जेलेसी को लेकर एमिलिया से एक और बात कही। उसने कुछ फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन वर्ड्स में कहा कि हमेशा तुम ही क्यों होती हो, जैसे कि उसके दिल में हमेशा यही क्वेश्चन रहा कि एमिलिया और उसकी माँ हमेशा क्यों ही इतनी खास रही है। नंबर 16 पर है बीएट्रिस के पास लगभग माना बचा ही नहीं है और सुबारू भी उससे ज्यादा माना प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए दोनों ही लोग बैटल में ऑलमोस्ट पावरलेस है। ग्रेट रैबिट के साथ बैटल के बाद बीएट्रिस और सुबारू की कॉन्ट्रैक्ट की रियल कंडीशन एनिमे में दिखाई नहीं गई। एक्चुअली कंफर्म होता है कि सुबारू का गेट ब्रोकन है और इस वजह से उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट जरूरी था, वरना सुबारू माना एक्सपेल ना करने की वजह से मर भी सकता था। एक और कंडीशन ये है कि सुबारू सिर्फ और सिर्फ बीएट्रिस के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ग्रेट रैबिट के फाइट के दौरान बीएट्रिस ने अपना सारा माना यूज कर दिया जो उसने 400 साल से मेंशन के लोगों से कलेक्ट किया था, और अब जो माना सुबारू बीएट्रिस को देता है वो बिल्कुल ही कम है, मतलब ऑलमोस्ट नथिंग। इसका मतलब यह है कि आने वाले फाइट्स में सुबारू और बीएट्रिस के पास अब ज्यादा माना नहीं बचा लड़ने के लिए, वो दोनों लगभग बेबस हैं। नंबर 17 पर है रोजवाल सुबारू को धमकी देता है अगर सुबारू जिसे प्रोटेक्ट करने का डिसीजन लेता है उनमें से कोई भी मरा तो वो बाकी सबको भी मार देगा। ये पॉइंट थोड़ा क्लेरिफिकेशन के लिए है क्योंकि क्रंचीरोल के सबटाइटल में थोड़ा सा करेक्शन है। फाइनल एपिसोड के अंदर जब रोजवाल सुबारू से बात करता है तो वो एक्चुअली उसे एक धमकी देता है। रोजवाल का वर्ड्स का मतलब ये है अगर सुबारू ने जिन लोगों को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया है उनमें से अगर कोई भी मर गया तो रोजवाल बाकी सब सर्वाइवर्स को भी खुद मार देगा। उसके बाद रोजवाल खुद भी मर जाएगा क्योंकि उसने अपने ऊपर एक कर्ज लगाया हुआ है जो कि सुबारू के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है। नंबर 18 पर आता है एट द बैंक्वेट आफ्टर द नाइट सेरेमनी सुबारू एंड एमिलिया टॉक अबाउट द ट्रायल्स एंड हर गोल। नाइटिंग सेरेमनी के बाद बैंक्वेट में एमिलिया और सुबारू बात करते हैं। देखो एनीमे और लाइट नोवेल में ये सीन स्किप कर दिया गया था लेकिन वेब नोवेल में क्लियरली मेंशन है। एमिलिया से अपना पास्ट बताती है जिसमें पेंडोरा विच कल्ट और ब्लैक सरपेंट की वजह से उसका पूरा विलेज फ्रीज हो गया था। वो बताती है कि पंक भी क्रिस्टल के अंदर सो रहा है और उसे जगाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल चाहिए। रोजवेल ने एमिलिया को ड्रैगन ब्लड से पूरे फॉरेस्ट को मेल्ट करने का प्रपोजल दिया। सुबारू बोलता है कि क्या हमें ड्रैगन को मारना पड़ेगा, लेकिन एमिलिया उसे क्लियरली बताती है हमें सिर्फ एक ड्रॉप ब्लड चाहिए जो कि रॉयल कैसल में ऑलरेडी है। इसलिए एमिलिया को कहीं ना कहीं लगता है कि वो रॉयल सिलेक्शन में अपनी सेल्फिशनेस की वजह से यहाँ पर आई है। नंबर 19 पर है ओटो डज नॉट मीट ले बेट एंड काइटोस इन वेब नोवेल और लाइट नोवेल। नोवेल में ओटो का इनकाउंटर ले से बिल्कुल नहीं होता, उसकी जगह ओटो एक्चुअली रॉय एल्फर्ड से मिलता है जो कि सिनाक बिशप ऑफ ग्लटनी है। लेकिन जब ओटो अपनी ग्लटनी इनकाउंटर वाली स्टोरी सुबारू को बताता है तब वो किसी का नाम क्लियरली मेंशन करता है। उसका डिस्क्रिप्शन इतना स्ट्रॉन्ग लगता है कि सुबारू को लगने लगता है ओटो ने उसी ग्लटनी का सामना किया है जिसे सुबारू ने खुद अपनी आंखों से किया था। ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफरेंस एनीमे में चेंज कर दी गई थी और फ्यूचर में ग्लटनी आर्क बिशप को समझने के लिए ये पॉइंट याद रखना जरूरी है। अब हमारा लास्ट 20 पॉइंट है हर विच की मौत कैसे और कहां हुई। मैं तुम्हें पहले बता दूं ये पूरा सीन एकेडना के द्वारा बताया गया है। शुरू करते हैं मिनर्वा से। वो एक ट्रैप में फंस के पागल हो गई और इस पागलपन की वजह से ही वो मर गई। सेकंड है कार्मिलिया, ये आग के समुद्र में जलकर खत्म हो गई। थर्ड है डेफनी, ये रेत के बड़े ओशन के बीच में भूख और वीकनेस से मर गई। फोर्थ है टाइफोन, ये बंदी भी बड़े फ्लूड में डूबकर मर गई। फिफ्थ पर है सिकमत, जब वो एक ड्रैगन के ऊपर तबाही मचा रही थी तब वो एक ग्रेट वाटरफॉल में गिरकर मर गई। सिक्स्थ है एकिडना, उसने सारी विचेस की सोल कलेक्ट कर ली और अब सिर्फ अपनी सोल के थ्रू दुनिया में रह रही है, वो भी बिना बॉडी के। और इसी लास्ट पॉइंट के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। अब तुमसे एक लास्ट क्वेश्चन है, तुमने इन सभी विचेस की डेथ के बारे में जान लिया है, पर अब मुझे तुम कमेंट से बताओ कि इस लिस्ट में स्टेला का नाम क्यों नहीं है। जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया है मैं समझ जाऊंगा कि उन्होंने मेरी पूरी वीडियो देखी है। तुम्हें बता दूं और भी कट कंटेंट्स रहते हैं जो कि मैंने स्किप कर दिए हैं। आगे की आने वाली वीडियोस में मैं वो भी तुम्हें समझा दूंगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, मेरे व्यूज बहुत ही कम आ रहे हैं, मतलब बहुत ही कम आ रहे हैं, इसलिए जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अगर तुम रीजरो फैन हो तो कुछ तो करो भाई। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।